हाय गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है भाई। CSIR नेट दिसंबर 2023 प्रेपरेशन का पार्ट 3 कर रहे हैं। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे। हम लोग सेल बायोलॉजी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की आउटलाइन देखेंगे। ये लेक्चर हम लोग के रूटीन लाइव सेशन का पार्ट है और इस सेशन में जब भी हम बात करते हैं तो चीज़ों को दो तरीके से रखते हैं। एक, हम लोग सिंपल वे में आउटलाइन क्रिएट करते हैं उस टॉपिक की, और फिर दूसरा उस टॉपिक की डेप्थ में जाते हैं। तो ये आउटलाइन वाला पार्ट है। देखिए, मेरा मानना यह है कि स्टूडेंट्स को हमें स्क्रैच से सिखाना होता है। अब सबका बैकग्राउंड अलग अलग है, किसी को बहुत डिटेल में मालूम है और किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो हम लोग स्क्रैच से लेके चल रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास पीछे का बैकग्राउंड नहीं है सेल बायोलॉजी का, तब भी ये आपको समझ में आना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट की जो आउटलाइन है वो केवल इतना है कि आरएनए निकला न्यूक्लियस से, प्रोटीन बनेगा, और ये प्रोटीन कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी और कहाँ तक जाएगा, साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी वगैरह का रोल क्या है। याद रखिएगा, ये केवल आउटलाइन है, डिटेल पार्ट अलग होते हैं। चलिए फिर एंजॉय कीजिए इस लेक्चर को और अपडेट दीजिएगा कैसा लगा ये पार्ट। तो शुरुआत में अब न्यूक्लियस के पास चलते हैं, अंदर के न्यूक्लियस में क्या होता है। न्यूक्लियस को जनरली जाना जाता है कि सेल की जो फंडामेंटल प्रोसेस होती हैं, जो लगभग सभी प्रोसेस को गवर्न करती हैं, उनकी जगह है न्यूक्लियस। और यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल है। ये डीएनए का मॉलिक्यूल रेप्लिकेट भी करता है यहीं पर, और इस डीएनए के मॉलिक्यूल से मैसेंजर आरएनए भी बनता है। मैसेंजर आरएनए या सभी तरह के आरएनए बोल दीजिए। और इसके अलावा यहाँ मैं ही करता हूँ ओल्ड टाइप के आरएनए। सबके सब मेरे न्यूक्लियस में बनने वाले हैं। हालांकि न्यूक्लियस में एक सब पार्ट और भी है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस में भी खास तौर पे जो आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनकी असेंबली या उनके सिंथेसिस की जगह है वो। समझेंगे उस बात को भी हम लोग। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को काम करने के लिए डिफरेंट टाइप के एंजाइम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं रेप्लिकेशन की, तो रेप्लिकेशन को करने के लिए जो एंजाइम है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। और जब कभी डीएनए पॉलीमरेज को बनना होता होगा तो उसका भी मैसेंजर आरएनए यही बनता है। अब मान लीजिए ये जो मैसेंजर आरएनए है ये डीएनए पॉलीमरेज का है, तो ये मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन बनाने के लिए बाहर आना पड़ेगा, और बाहर आकर के इस मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा अल्टीमेटली एक प्रोटीन बनेगा। और वो प्रोटीन, चलिए हम बोल देते हैं कि उस प्रोटीन का नाम है आपका डीएनए पॉलीमरेज। और फिर ये डीएनए पॉलीमरेज वापस न्यूक्लियस में जाएगा अपना काम करने के लिए जो उसे काम करना है, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन। जितने भी प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर चाहिए होते हैं, उन सब प्रोटीन की सिंथेसिस न्यूक्लियस के बाहर होती है। अब अगर मैं रेप्लिकेशन की बात करना शुरू कर दूं तो डीएनए पॉलीमरेज हैं कई तरह के, और इसके अलावा बहुत सारे और डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। आरपीए, अगर मैं यूकैरियोट्स की बात कर रहा हूं, ऑफ कोर्स यहां पे एमएसएसबी की बात नहीं करने के। तो जितने भी प्रोटीन्स रेप्लिकेशन को रेगुलेट कर रहे हैं या रेप्लिकेशन को कर रहे हैं या फिर प्राइमर्स बना रहे हैं या प्राइमर्स को रिमूव करने हैं, वो सब के सब अल्टीमेटली सिंथेसिस उनकी साइटोसोल में होगी, और फिर उन्हें वापस आना है न्यूक्लियस के अंदर। अब क्योंकि ये जो वैरायटी है आने और जाने वाली, इसमें साइज की वैरायटी बहुत बड़ी है। एज स्मॉल एज मैग्नीशियम आयन, इन्हें जाना होता है। H पॉजिटिव आयंस, न्यूक्लियोटाइड्स ATP, CTP, GTP, TTP, UTP, प्रोटीन्स जैसे कि बड़े बड़े डीएनए पॉलीमरेज, आपके आरपीए, क्लैम्प लोडर्स जो होते हैं वो सब, आरएफसी कॉम्प्लेक्सेस, ओआरसी कॉम्प्लेक्सेस, एमसीएम, सीडीसी, सीजीटी, डिफरेंट काइंड के काइनेज। और आरएनए को क्यों भूल रहे हैं हम लोग? बड़े बड़े आरएनए के मॉलिक्यूल का आना या जाना लगा रहता है। तो इसलिए जब भी कभी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में आगे ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ते हैं, तो सबसे पहला जो हमारे सामने बर्डन के रूप में खड़ा होता है, यह है न्यूक्लियर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इस सारी कहानी के अंदर जितने भी ये गैप्स हैं, इन गैप्स में हमें प्रोटीन लगे मिलते हैं,
जिसे हम लोग सबको मिला करके एनपीसी कहते हैं। किसी को आइडिया एनपीसी की फॉर्म क्या होती है? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर पोर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। पोर कॉम्प्लेक्स। अभी तक जब हमने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में जो प्रोटीन्स पढ़े थे, हमने या तो चैनल पढ़े थे या फिर हमने पंप्स पढ़े थे। और सिंप्लीफाई कर देता हूं, या तो हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इस्तेमाल होने वाले प्रोटीन पढ़े, या फिर हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले प्रोटीन पढ़े। क्या हमने कोई प्रोटीन ऐसा भी पढ़ा जिससे एक ही प्रोटीन से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों हो रहे थे? नो सर। अगर मैं कहूं कि हां सर, तो भाई जो आपने सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल पढ़े थे, उसमें एक हमेशा अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव कर रहा था, वो जैसा कि फैसिलिटी डिफ्यूजन में होता है, और दूसरा अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जा रहा था, जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। तो अगर बारीकी से देखोगे तो ये एग्जाम्पल जो हैं, ये एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पे फैसिलिटी डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों एक साथ चल रहे हैं, जिसे हम लोग सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। बट न्यूक्लियर तो गजब की चीज है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस जो पाए जाते हैं, यहां तो तमाम तरह की बातें देखने को मिलेंगी मुझे, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। खास तौर से एक तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वो कैसा कैसा बना हुआ है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, और दूसरा कि अल्टीमेटली वो पाथवे क्या है जिसके थ्रू सिलेक्टिवली मॉलिक्यूल आएंगे या जाएंगे। मतलब हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पाथवेज की। तो जनरली जो न्यूक्लियस को पढ़ा जाता है, न्यूक्लियस को पढ़ते हुए न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स पे फोकस ज्यादा होता है। न्यूक्लियस के अंदर बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन सेल बायोलॉजी में कम है और डीएनए बायोलॉजी में ज्यादा होता है। जैसे डीएनए बायोलॉजी में हम लोग सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स पढ़ते रहते हैं, आपकी कजाल बॉडीज हो गए, जेम्स हो गए, आपका न्यूक्लियस हो गया, क्योंकि वहां हम लोग क्रोमेटिन के फंक्शन को देख रहे होते हैं कि वहां पे क्रोमेटिन कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, लेड। तो ये एक अलग डिफरेंट टाइप की चीज है, लेकिन फिलहाल हमें यह देखना है कि मोर और लेस ऑर्गेनल में मोटे रूप से काम क्या होते हैं, और चीजें मॉलिक्यूल्स या जो भी कोई कार्गो है, वो कार्गो कैसे बाउंड्रीज को पार करता है। तो इसलिए हम ज्यादा फोकस करेंगे इस बात के ऊपर कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जब हम लोग न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं तो एक चीज और भी हमें देखने को मिलती है, जिसे हम लोग ईआर के नाम से जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है और बहुत इंटरेस्टिंग है काफी सारी एक्टिविटीज को लेकर के। तो जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप सब लोगों का जो आसान टॉपिक है वो ईआर है, तो क्यों ना आप मुझे ये भी बता दो कि ईआर में फंक्शन क्या क्या होते हैं। एक मिनट जरा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन्स का सिंथेसिस होती है और स्मूथ पे लिपिड्स का। किसी ने मुझे बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस की कुछ कहानी, और कोई मुझे बताएगा कि ईआर पर क्या क्या होता है? सर स्मूथ तो ईआर पे डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है और वो कैल्शियम स्टोरेज वगैरह भी होता है, और लिपिड सिंथेसिस भी होता है स्मूथ पे। ओके, चलिए हम लोग एक बात तो पहले से यहां करना शुरू करते हैं। शुरुआत के लिए आप ये वर्ड इस्तेमाल करने बंद कर दो, एसईआर और एफईआर। ठीक है, अभी के लिए हम स्टार्ट में बात नहीं करते, हम कहते हैं कि ईआर पर काम क्या होता है। तो ईआर पर जो काम है ये है मेम्ब्रेन की सिंथेसिस। यहां पर कुछ खास तरह के लिपिड के मॉलिक्यूल की सिंथेसिस भी देखने को मिलती है। यहां पर डिटॉक्सिफिकेशन भी देखने को मिलता है। यहां पर प्रोटीन्स का ग्लाइकोसाइलेशन भी होता है। ये हम लोग डिटेल में जाएंगे किस तरह ग्लाइकोसाइलेशन और कैसे होता है वो। यहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है, मतलब ट्रांसलेशन।
यहां पर प्रोटीन की फोल्डिंग ये भी देखने को मिलती है, और यहां प्रोटीन का क्वालिटी चेक भी होता है। क्वालिटी चेक का मतलब है कि कौन सा प्रोटीन ठीक ठाक हो गया है या नहीं, किस प्रोटीन को हमें डिग्रेड करना है। इसके अलावा कुछ खास ऑर्गन्स में और भी फंक्शन देखने को मिलते हैं हमें, जैसे कि फ्री ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन, ये काम भी यही होता है ईआर में। आप मुझे बताएंगे कि ये ईआर कौन सी होगी, मसल की या फिर लीवर की, जहां पे ग्लाइकोजन से फ्री ग्लूकोज बनेगा? ये लॉजिकल आंसर है, लीवर। मसल्स कभी भी ग्लाइकोजन से फ्री ग्लूकोज लीवर नहीं से। बनाते। एक बार जो ग्लूकोज मसल के अंदर आ गया, वो ग्लूकोज मसल का हो गया। लीवर बफर की तरह काम करता है ग्लूकोज के। जब ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो ग्लूकोज को अंदर एब्जॉर्व करके ग्लाइकोजन के रूप में उसे स्टोर कर लेता है, और जब ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन गिरेगी तो वो उस ग्लाइकोजन से फ्री ग्लूकोज बना करके ब्लड में छोड़ना शुरू कर देगा। और कुछ हद तक ये काम किडनी भी करती हैं। तो इसलिए ये वाली एक्टिविटी मुझे लीवर में देखने को मिलती है। वो स्पेशल एंजाइम जो ये काम कर सकता है कि ग्लूकोज फॉस्फेट हटा करके उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे, ये केवल आपको लीवर के अंदर पढ़ने को मिलेगा ज्यादातर केसेस के अंदर। एंड अगेन मैं फिर बोल रहा हूं बार बार कि ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको लिख दिया केवल यही फंक्शन यहां होंगे। अदर देन दैट भी जब आप डिटेल में जाते हैं तो आपको और फंक्शन देखने को मिलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जैसे ही हम ईआर से आगे निकलते हैं तो फिर वहां में कुछ वेसिकल्स देखने को मिलती हैं। ये वेसिकल जो या तो ईआर से आगे की तरफ जा रही हैं या ईआर की तरफ वापस आ रही हैं। इन वेसिकल को हम लोग कॉमन ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहते हैं। अगर ये वेसिकल वापस आ रही हैं तो जनरली यहां पे हम लोग एक वर्ड और इस्तेमाल कर देते हैं, रेट्रोग्रेड, उल्टा। और इन वेसिकल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स और दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट होने हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनल टू अनदर ऑर्गेनल। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केवल डिलीवरी नहीं करती, वो डिलीवरी लेती भी है टाइम पड़ने पर। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल आगे जाएंगी या पीछे आएंगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इन ट्रांसपोर्ट वेसिकल के मेम्ब्रेन पर किस तरह के प्रोटीन लगे हुए हैं। और ये प्रोटीन इनकी डायरेक्शनलिटी को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं और साथ में टारगेट मेम्ब्रेन पर डॉक करने में भी हेल्प करेंगे। हम बकायदा ये पढ़ेंगे भी कि डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो वेसिकल्स के ऊपर लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लैथरिन, COP1, COP2 और भी इस तरह के प्रोटीन्स हैं जो ये डिसाइड कराते हैं। एक कह लीजिए कि एक तरह का टैग है जो ये बताएगा कि ये वेसिकल को जाना कहां है। अब जैसे आप किसी नए मोहल्ले में जाएंगे किसी का घर ढूंढने के लिए, तो आपके हाथ में अगर एड्रेस है तो उसकी नेम प्लेट से आप अपने एड्रेस को मैच करते हो कि ये वही एड्रेस है या नहीं, और तब आप बैल बजाते हो। वेसिकल्स के पास एड्रेस पहचानने के लिए आंखें नहीं होती। उनके सरफेस पर लगे हुए ये प्रोटीन्स जो होते हैं ये हैं जो एड्रेस पहचानने में हेल्प करेंगे। सेल के अंदर की जो दुनिया है वो अंधे और बहरों वाली दुनिया है, केवल टच का सहारा है। तो एक प्रोटीन सरफेस पर किसी मेम्ब्रेन के टच करेगा किसी और प्रोटीन को टारगेट मेम्ब्रेन के सरफेस पर, और अगर ये पहचान गया उसको और ये बाइंडिंग हो गई तब वो मेम्ब्रेन फ्यूज करके अपना मटेरियल डिलीवर कर देगा। पूरी सेल बायोलॉजी के अंदर आप ये कॉमन थीम देखोगे कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन से ये डिसाइड होता है कि कौन चीज कहां जाएगी। यहां तक कि न्यूक्लियस में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वहां भी आपको प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, बट वहां मेम्ब्रेन फ्यूज नहीं होती। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर ट्रांसपोर्टेशन में आपको मेम्ब्रेन फ्यूज होती हुई दिखाई दे, लेकिन जिसे आप GERL कॉम्प्लेक्स बोलते हो, आई होप आपने ये नाम सुन रखा होगा, GERL
ERL। सुन रखा है या नहीं? Yes, sir. फुल फॉर्म क्या है इसकी? Yes, sir. गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम्स। तो जो ये GERL कॉम्प्लेक्स है, इसको हम एक ही कनेक्शन के रूप में पढ़ते हैं क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी फ्यूज होती है इनके साथ में, बट ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, देखने में लगता है इनडायरेक्टली। तो जब हम इससे आगे जाते हैं तो फिर आता है हमारे पास गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की जो जनरेशन है कि वो बनता कैसे है, सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये बोलती है कि इसे बनाने में ER की ही वेसिकल इन्वॉल्व होती हैं। ER से जो वेसिकल आई हैं बनकर के, वही वेसिकल बाद में जुड़ करके गोल्जी के सेक्स रेडी करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन। अगेन ग्लाइकोसाइलेशन ER में भी होता है और यहां भी। और इसके अलावा जिसके लिए जानी जाती है वो है प्रोटीन सॉर्टिंग। देखिए, मैं जब भी कभी प्रोटीन वर्ड लिखता हूं तो शॉर्ट फॉर्म में मैं P बार लिख देता हूं। तो जब भी मैं P बार लिखूं समझ जाइएगा कि मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूं। और इस प्रोटीन सॉर्टिंग की वजह से गोल्जी को हम लोग पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, पूरे शहर से जो डाक आई है वो छांटी जाती है किसको कौन से शहर में जाना है। सिमिलरली अलग सिटीज से जो डाक आई है उनको भी छांटा जाता है कि भाई किसको किस मोहल्ले में जाना है। तो प्रोटीन सॉर्टिंग करने में ये सबसे क्रूशियल रोल निभाएगी। जिन प्रोटीन को लाइसोसोम में जाना है उन सब प्रोटीन्स को इकट्ठा करके एक अलग वेसिकल में पैक कर दिया जाएगा। जिन प्रोटीन को सीक्रेट होना है सेल के बाहर जाकर के, उनको अलग वेसिकल में पैक कर देंगे। और जिन प्रोटीन को स्टोर होना है वो अलग वेसिकल में जाएंगे। तो ऑफ कोर्स यहां भी आपको मेम्ब्रेन, जैसे हमने अभी पीछे देखा था कि वेसिकल्स हमें यहां भी ट्रांसपोर्ट होती हुई दिखाई देंगी। आमतौर पे बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट देखने को मिले, लेकिन अब कुछ रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कभी कभी कुछ वेसिकल ऐसी होती हैं जो वापस आके फ्यूज कर जाती हैं। लेकिन मोस्टली जो इसका वेसिकल का रास्ता है जाने का वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सो इन वेसिकल में से कुछ वेसिकल ऐसी होंगी जिन्हें हम लोग लाइसोसोम्स के रूप में जानेंगे, और उनका काम है कि जब कभी किसी प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होगा तो उस डाइजेशन में रोल निभाएंगे वो। कुछ वेसिकल ऐसे भी होंगी जो प्रोटीन वगैरह को या जो भी कोई कंपोनेंट है उनके अंदर उसको स्टोरेज फॉर्म में रखेंगी, वक्त पड़ने पर रिलीज करेंगी, चाहे सेल के अंदर या सेल के बाहर। और कुछ वेसिकल ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट सीक्रेशन के लिए इन्वॉल्व हो रही हैं। आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एक तरफ तो कुछ वेसिकल्स जिन्हें सीक्रेट होना है डायरेक्ट, ये सीधा मेम्ब्रेन के पास जाएंगी और मेम्ब्रेन से फ्यूज करके उन्होंने जो भी कंटेंट था उसको बाहर डाल दिया, चाहे वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हो जो मेम्ब्रेन के सरफेस पर आ गए, और अगर वो सिक्रेटरी प्रोटीन थे तो बाहर सीक्रेट हो जाएंगे। सेम ऐसे ही वेसिकल्स अंदर भी आती हैं। अंदर जब आएंगी तो या तो वो अंदर आके स्टोर भी हो सकती हैं या फिर आपके लाइसोसोम से फ्यूज कर सकती हैं। जनरली जब भी वेसिकल्स आएंगी तो हम उन्हें एंडोसोम बोलेंगे, और लाइसोसोम से जुड़ करके अब ये बड़े लाइसोसोम बन जाएंगे। टर्मिनोलॉजी अगेन जब हम लोग इस पार्ट में आएंगे तो हम इसमें काफी सारे टर्म इंक्लूड करेंगे। अब यहां भी ये बात है कि कौन सी वेसिकल कहां जाएगी, उस वेसिकल की आइडेंटिटी क्या होगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वेसिकल के मेम्ब्रेन पर प्रोटीन कौन से लगे हुए हैं।
बहुत सारे प्रोटीन की फैमिली है इसके अंदर जो आइडेंटिफाई कराती है कि किसको कहां जाके बाइंड करना है। कभी आपने शायद टी स्नेयर्स और वी स्नेयर्स का भी नाम सुना होगा। टी स्नेयर्स, वी स्नेयर्स, तो वो सारी कहानी भी हमारे पास नहीं आती है। यहां तक कि सिक्रेशन में भी दो बातें आती हैं कि सिक्रेशन जो है वो या तो एकदम से हो गया डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप का, या फिर रेगुलेटिव सिक्रेशन है कि वेसिकल जो सिक्रेशन के लिए डेस्टाइंड है वो फिलहाल रुक के बैठी हुई है, सिग्नल का वेट कर रही है, जब सिग्नल आएगा तब वो सिक्रेट करेगी। अब यहां पे एक चीज जो बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देने की है और लोग मिस कर जाते हैं, जब भी कभी कोई वेसिकल अपना कंटेंट लेकर के मेम्ब्रेन पर पहुंची और मेम्ब्रेन से फ्यूज किया उसने, तो उसने सेल के सरफेस पर क्या क्या डिलीवर किया, बोलेंगे जरा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मत बोलो, उसने मेम्ब्रेन डिलीवर की, उसने ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन डिलीवर किए, उसने सोल्यूबल प्रोटीन्स जो अंदर थे वो डिलीवर किए, और जो भी अंदर लिक्विड के अंदर आयंस वगैरह हैं वो भी डिलीवर किए। हमें इन सब बातों को कंसिडर करना होता है। तो जब भी कभी कोई चीज सामने आए और कोई अलग तरह का सवाल पूछ ले तो इमेज क्लियर है तो हम जवाब दे पाएंगे उसका। अब ये तो बात हुई जो ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है और जिसकी कंटिन्यूटी है आपस में। अब नोटिस करेंगे तो जो मैंने आपको ये भी डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में कहीं ना कहीं एक वेसिकल दूसरी जगह से जाके फ्यूज कर रही है, तो जब वो फ्यूज कर रही है तो कहीं की मेम्ब्रेन कहीं और पहुंचा रही है। तो इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन असल में कंटिन्यूअस है गोल्जी बॉडी के साथ। गोल्जी की मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस है लाइसोसोम्स, सिक्रेटरी वेसिकल, स्टोरेज वेसिकल्स और अल्टीमेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। कोई डाउट यहां तक? नो सर। अब एक बात ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ये ऑर्गेनल की क्वांटिटी कितनी होती है सेल के अंदर। भाई हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियस एक ही मिलता है सेल के अंदर, हालांकि ये न्यूक्लियस की शेप अलग अलग हो सकती है। जैसे आपने अगर कभी WBCs पढ़ी होंगी, न्यूट्रोफिल्स वगैरह, बेसोफिल्स वगैरह, तो हमने पढ़ा है कि वहां पर न्यूक्लियस बाइलॉब्ड या मल्टीलॉब्ड मिल सकता है। तो न्यूक्लियस की जो दिखने वाली बात है, जो स्ट्रक्चर है उसका, दैट कैन बी डिफरेंट, बट आमतौर पे एक सेल के अंदर देयर इज ऑलवेज वन न्यूक्लियस। अब चाहे वो स्फेरिकल हो चाहे वो मल्टीलॉब्ड स्ट्रक्चर हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड सिक्रेटरी वेसिकल्स, इनकी क्वांटिटी सेल टू सेल वेरी करती है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि किस सेल के अंदर गोल्जी ज्यादा पाए जाएंगे, तो आप अपने आप से सवाल पूछो कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी सेल ऐसी हैं जो सिक्रेशन में इन्वॉल्व होती हैं। तो जो सेल सिक्रेशन में इन्वॉल्व होंगी उनमें गोल्जी और सिक्रेटरी वेसिकल ज्यादा पाए जाएंगी। कोई पूछेगा कि लाइसोसोम्स किसमें ज्यादा मिलेंगे, तो अपने आप से सवाल करो कि कौन सी सेल ऐसी होती है इन 4 ऑप्शनों में जो सेल चीजों को डाइजेस्ट करने में इन्वॉल्व होती है, जैसे कि मैक्रोफेजेस हो गए, डेंड्रिटिक सेल हो गए, ठीक है, जो एंटीजन क्लियरिंग करने में हेल्प करते हैं इम्यून सिस्टम में। तो जो ये फैक्टर है कि भाई कहां क्या ऑर्गेनल्स ज्यादा मात्रा में होंगे, ये डिपेंड करेगा सेल की मेटाबॉलिक स्टेटस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ER की बात करूं तो ER मुझे ज्यादा वहां मिलेंगी जहां पर या तो ट्रांसलेशन ज्यादा होता हो सिक्रेटरी प्रोटीन का, या फिर जहां पर डिटॉक्सिफिकेशन ज्यादा हो, या फिर वो सेल्स जो लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हो, जैसे कि काफी सारे जो हार्मोन्स होते हैं हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाने वाले ग्लैंड्स की सेल, ऑफ कोर्स उन्हें सिक्रेशन करना है और उन्हें अपने अंदर काफी सारे स्टीरॉयडल हार्मोन्स बनाने हैं, और स्टीरॉयड हार्मोन्स मेम्ब्रेन एसोसिएटेड फंक्शन के द्वारा ही बनते हैं क्योंकि वो पानी में तो घुलते नहीं है, मेम्ब्रेन की ही लेयर में लगे रहते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल, और कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल को ही मॉडिफाइड होकर के काफी सारे स्टीरॉयड हार्मोन बनाए जाते हैं। तो ये सारा फैक्टर होता है सेल बायोलॉजी में जो देखने का होता है। इसके अलावा हमने एक नाम और भी लिया था जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपका क्या टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और क्या वीक है। कौन सा था वो नाम जो भूल गया मैं यहाँ एक्सप्लेन करना अभी तक? पैराक्सिसोम्स, राइट। पैराक्सिसोम्स इस सिस्टम का पार्ट नहीं है। इस सिस्टम का पार्ट और भी बहुत कुछ है जो नहीं है,
अब मैं उनकी बात कर लेता हूं। सेल के अंदर काफी सारे मेम्ब्रेन सिस्टम ऐसे भी होते हैं जो इस तरीके से कंटिन्यूटी में इन्वॉल्व नहीं होते, जिनमें से एक है पेरोक्सिसोम्स। और पेरोक्सिसोम्स यकीन मानिए छोटी मोटी चीज नहीं होती, अच्छे खासे बड़े साइज की हो सकती है। अगेन क्वेश्चन वही है ना, डिपेंड इस बात पे करता है कि जिस सेल की हम बात कर रहे हैं उस सेल में पेरोक्सिसोम की नीड कितनी ज्यादा है। तो जिस सेल में पेरोक्सिसोम्स की नीड ज्यादा होंगी वहां नंबर ऑफ पेरोक्सिसोम ज्यादा होंगे और उनका साइज भी बड़ा होगा। तो मैंने ऐसे लिख दिया P। और ये मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी वाली मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये एक सरप्राइज था। मेम्ब्रेन की कंपोजिशन भी डिफरेंट है। यहां तक कि बीच में तो एक टाइम ऐसा भी आया था कि जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पेरोक्सिसोम की जो मेम्ब्रेन होती है ये इंडिकेट कर रही है कि कभी पेरोक्सिसोम भी बैक्टीरिया थे। ये सेमी ऑटोनोमस टाइप के स्ट्रक्चर है। पेरोक्सिसोम्स डिवाइड करते हैं, एक पेरोक्सिसोम से दो बन सकते हैं, लेकिन पेरोक्सिसोम्स को बनने के लिए प्री एग्जिस्टिंग पेरोक्सिसोम का होना जरूरी है। फिर बाद में जब हमने डिटेल में स्टडी करनी शुरू की लेबल्ड और मार्कर टेक्निक के द्वारा, जिसमें हम लोगों ने कार्बन लेबलिंग करके लिपिड्स एंटर करा दिए सेल के अंदर, तो फिर यह भी समझ में आया कि कुछ फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल बाय द हेल्प ऑफ सम ट्रांसपोर्टर्स, सिर्फ फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल, नॉट द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन, नॉट द वेसिकल, ये डिलीवर हो सकते हैं पेरोक्सिसोम्स को। लेकिन आज भी ये एक क्वेश्चन मार्क के साथ है कि क्या पेरोक्सिसोम सेमी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, क्योंकि उनकी हरकतें अभी भी हमें ढंग से क्लियर नहीं है। इसके साथ ही एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम और पाया जाता है एनिमल्स एंड प्लांट सेल बोथ, जिसे आप माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हो। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम काफी हद तक ये बोल चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेमी ऑटोनोमस सिस्टम है, क्योंकि उसके पास अपना डीएनए भी हम देख चुके हैं, उसका डीएनए, और ये काफी हद तक बैक्टीरिया से मैच करता है। अब अगेन माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड कर सकता है बाइनरी फिजन के द्वारा, जैसे कि पेरोक्सिसोम भी करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारी रिएक्शन होती हैं। ये कह लीजिए कि अगर आपकी सेल में मैं बोलूं सेंट्रल हब ऑफ मेटाबॉलिज्म कहां पर है बायोकेमिकल पाथवेज में, तो हम इसके अगर कोई सवाल पूछता है सेंट्रल हब ऑफ मेटाबॉलिज्म बायोकेमिकल पाथवेज में, तो आंसर है टीसीए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। लेकिन अगर सेल में ऑर्गेनल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि सेल में कौन सा ऑर्गेनल ऐसा है जिसे आप सेंट्रल हब ऑफ मेटाबॉलिज्म बोल सकते हो, तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। चाहे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड्स हो, जब भी वो टूटेगा तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई स्टेज ऐसी होगी जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी। और जब ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो अगेन कोई ना कोई तो स्टेज होगी जब ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आएगा। तो सभी तरह के मेटाबॉलिज्म का लेना देना माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू है। प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, जिसका डायग्राम मैं यहां नहीं दिखा रहा फिलहाल, वरना सेल वाली बनानी पड़ जाएगी। और अगेन वहां पे कुछ गोल्जी का भी लफड़ा है प्लांट के अंदर, जो हम समझेंगे प्लांट की सेल की बात करते हुए। तो जिसे हम सेल बायोलॉजी बोलते हैं, उस सेल बायोलॉजी में एक तो ये कंपोनेंट है जिसे हमें इंडिविजुअली समझना होता है। वैक्यूल्स का फंक्शन एनिमल में काफी कम है, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ती है। और पता नहीं क्यों कुछ एक्टिविटीज ऐसे भी हैं जो पेरोक्सिसोम्स और वैक्यूल्स में कॉमनली देखने को मिल जाती हैं। और फिर इसके बाद आपका साइटोस्केलेटल सिस्टम, जिसके अंदर आपके एक्टिन फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और साथ में उनका रेगुलेशन। सेल देखने में तो एक हमें डायग्राम की तरह दिखाई देती है हमेशा, क्योंकि हमने किताब में केवल डायग्राम ही देखे हैं सेल के। लेकिन जब हम सेल के एक एक पार्ट को अलग अलग करके डायसेक्ट करके पढ़ना शुरू करते हैं, तब देखते हैं कि यह सारी कहानी बहुत डायनामिक है और बहुत एक्टिव है। जैसे कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कैसे मेटाबॉलिक पाथवेज में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ना हो तो मेटाबॉलिक पाथवे में क्या दिक्कत हो सकती है। एक्टिन फाइबर्स के रोल जो सेल को चलाते भी हैं, जो सेल हम क्रॉलिंग करते हुए देखते हैं, थैंक्स टू एक्टिन फाइबर्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि पूरी सेल के अंदर एक तरह का
रोड रेलवे नेटवर्क की तरह काम करते हैं, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो कुल मिलाकर के जो सेल बायोलॉजी है एक अमेजिंग दुनिया है, जो आप अगर कोई साइंस फिक्शन मूवी देखते हो जिसमें कोई नया प्लानेट, नए प्लानेट में कोई नए तरह का शहर और फिर वहां पे अलग अलग तरह की चीजें, ये दुनिया ऐसी है, बड़ी फैसिनेटिंग। तो यहां रटने की बजाय कनेक्शन बनाओगे तो कामयाब होगे। अब टॉपिक्स में जब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हमें यही पता होना चाहिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनयूजुअल और हिस्ट्री। हिस्ट्री में किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, अच्छी बात है, पता होना चाहिए। इसके बारे में हालांकि बात कम होती है, कभी रेयरली क्वेश्चन आता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया जाता है लिटरेचर के अंदर हिस्टोरिकल रीजन की वजह से, जिससे यह साबित हुआ कि यह काम क्या करता है और कैसे करता है। तो जो वो एक्सपेरिमेंट डाटा आएगा, चाहे वो रिसेंट का हो चाहे वो पास्ट का हो, जो फंक्शन को साबित करने के लिए लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए और वो इतने फैसिनेटिंग थे कि वो टेक्स्ट बुक का पार्ट बन गए, ये एक्सपेरिमेंट हमारे लिए टारगेट है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। किस जगह पर कौन सा काम होता है, उस काम को कौन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेट कीजिए। अब आती है बात कि इन टॉपिक्स को होल्ड करने के लिए क्या प्रायर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास। सबसे इंपॉर्टेंट है मेम्ब्रेन। तो जो आपने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ रखे हैं, मेम्ब्रेन के अपने एनिमेशन देख रखे हैं, वो आप दोबारा विजिट करोगे। हम लोग कल क्लास नहीं करने वाले, कल का टाइम हम लोगों ने रखा हुआ है केवल वार्म अप करने के लिए, जिसमें आप मेम्ब्रेन के लेक्चर्स को रिवाइज करोगे। इसके अलावा जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज ये आपको देखनी है, क्योंकि बीच बीच में कुछ प्रोटीन्स का जिक्र आएगा, बेसिक सीक्वेंस का जिक्र आएगा, एसिडिक सीक्वेंस का जिक्र आएगा। तो अगर हमें ये नहीं पता कि उसे बेसिक क्यों कह रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। हालांकि हर जगह पर जहां तक पॉसिबल है मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बट फिर भी अगर आपके दिमाग में ये बैकग्राउंड ताजा रहेगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। रेफरेंस किताबें जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे सेल बायोलॉजी पढ़ने के लिए, प्रोबेबली आपका जो लेक्चर का फ्रेम तैयार होगा, ये फ्रेम हम लोग ब्रूस अल्बर्ट से तैयार करेंगे, और इसके अंदर जो फिलिंग की जाएगी फ्रेम के अंदर, ब्रूस अल्बर्ट तो आएगा ही, लॉडिश, कार्प, क्लिन स्मिथ, और एक क्रैक करके किताब आती है। इसके अलावा 2 बुक्स और भी हैं जिनका नाम मुझे इस टाइम याद नहीं है, क्योंकि मुझे बस बुक ही अच्छी लगती है। वो लानिंजर में से भी चीजें उठेंगी, तो उससे हम लोग टॉपिक को फिलअप करेंगे, ताकि आपके सामने एक ऐसा स्लाइड आ जाए जो जितने भी बेस्ट किताबें अवेलेबल हैं उस टॉपिक को लेकर के उनका निचोड़ वहां मिल जाए आपको। कोई सवाल यहां तक जो आप करना चाहो मेरे साथ? ओके, ईआर में सब लोग कंफर्टेबल थे, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ईआर के फंक्शन के बारे में जो मैंने आपको बताया, इनमें से कोई बात आपके लिए नई थी या आपको सब पता है इस बारे में? मेम्ब्रेन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की फोल्डिंग, प्रोटीन क्वालिटी चेक, फ्री ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन, कम से कम ये फंक्शन। प्रोटीन क्वालिटी चेक, सर डिटॉक्सिफिकेशन। ओके, डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन क्वालिटी। ये जो प्रोटीन क्वालिटी वाली कहानी है ये आज की तारीख में काफी ज्यादा कॉमन हो गई है, तो इसलिए हम लोग इस बात पे फोकस करेंगे। और क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि आप ना चाहते हुए भी क्वेश्चन गलत कराओगे। अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा आता है आपके सामने जिसमें लिखा हुआ है मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है, और पाथवे की बात कर रहे हैं हम लोग कि ये पाथवे है हमारी एक्सोजिनस एंटीजन पाथवे, तो ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी। माइंड हमेशा इम्यूनोलॉजी में चलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये है
कि एमएससी मॉलिक्यूल की क्वालिटी चेकिंग, कि एमएससी मॉलिक्यूल सेल्फ एंटीजन से बाइंड कर रहा है तो उसे कहाँ डिग्रेड होना है, तो ये सेल बायोलॉजी है। अब मैंने पहले भी कहा था कि ये तो हम है ना जो हर चीज को बांध देते हैं कि बस ये है सेल बायोलॉजी, ये है बायोकेमिस्ट्री, वरना तो पूरी इम्यूनोलॉजी सेल बायोलॉजी तो है। सेल के अंदर ही घुसे रहते हैं वहां जाता टाइम हम लोग। आप अगर देखोगे डायग्राम को, एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय MSc1 एंड MSc2, तो आपको गोल्जी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखाई देंगे। जो MSc की फोल्डिंग Yes, sir. होती है वहां पर जो मोलिकुलर चैपरन्स होते हैं, कॉल रेटिकुलिन वगैरह, ये सब इसी के कंपोनेंट हैं ER के, और ये फंक्शन है उसका। अब एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। आपको एक बात और भी याद रखनी है, ये जो प्रोटीन की डिलीवरी है, सपोज करो कि कोई साइटोप्लाज्म में प्रोटीन पड़ा हुआ है, तो ये प्रोटीन ER के अंदर जा सकता है, साइटोप्लाज्म वाला प्रोटीन, ये अनयूजुअल कहानी है। ये गोल्जी में घुस सकता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जा सकता है, ये प्रोटोजोम में जा सकता है, और ये वैक्यूल में भी जा सकता है। न्यूक्लियस में तो जाएगा ही उल्टा, नो डाउट। तो काफी सारी जो कॉन्सेप्ट थी वो पहले के मुकाबले चेंज हो चुकी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो हो सकता है आपने कुछ पढ़ा हुआ हो पहले कि ये केवल ऐसे होता है, आप पाओ कि ऐसा नहीं है। अब मैं एक छोटा सा डायग्राम और डिस्कस कर रहा हूं चलते चलते, लास्ट है ये। हमारे पास ये एक सेल है मान लीजिए, और इस सेल में ये है न्यूक्लियस, और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस होती है, ध्यान रखिएगा हमेशा इस बात को। और ये है आपका गोल्जी बॉडी, ये आपकी वेसिकल्स, और फिर हमने मेम्ब्रेन से फ्यूज करा दिया उसको। तो जब भी कभी DNA से RNA बनेगा, मैसेंजर RNA, तो मैसेंजर RNA के ऊपर राइबोसोम हमेशा साइटोसोल में बाइंड करेंगे, हमेशा। ये कह लीजिए कि ट्रांसलेशन का इनिशिएशन ये हमेशा इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोटीन कि वो क्या बनाने वाला है, हमेशा साइटोसोल में होगा, फ्री राइबोसोम के ऊपर, फ्री राइबोसोम जो साइटोसोल में पड़ा हुआ है। अब अगर इस प्रोटीन को यहीं पर मुझे पूरा बनाना है, राइबोसोम ने पूरा RNA पढ़ लिया और उससे प्रोटीन बन गया, तो ये वो प्रोटीन है जिसे या तो न्यूक्लियस में जाना है या फिर यहीं साइटोसोल में रुकना है। मतलब कह लीजिए कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्लस लिख रहा हूं मैं। न्यूक्लियस प्लस का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले तमाम कंपोनेंट्स, न्यूक्लियोलस हो, चाहे कजाल बॉडी हो, चाहे जैमनी हो, चाहे जैम बॉडीज हो, कुछ भी हो, जो न्यूक्लियस की बाउंड्री के अंदर है वो सब इसके अंदर एक वर्ड के अंदर आ गया, न्यूक्लियस प्लस। तो अगर डेस्टिनेशन इस प्रोटीन की न्यूक्लियस या उसके कंपोनेंट्स में, या फिर इसे साइटोसोल में रहना है प्रोटीन को, या फिर इसे माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, या क्लोरोप्लास्ट में जाना है, या फिर प्रोटोजोम्स में, तो ये सारे प्रोटीन यहीं साइटोसोल में ट्रांसलेशन कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर इसमें एक स्पेशल सिग्नल सीक्वेंस है तो फिर एक SRP नाम का प्रोटीन आता है, और SRP नाम का प्रोटीन इस राइबोसोम जिसमें ट्रांसलेशन शुरू हो चुका है, इसको ER पे बाइंड करना शुरू कर देगा। और ER पे जो प्रोटीन बनेगा ये वो प्रोटीन है, वर्बली बोल देता हूं इसको, जो प्रोटीन ER पर बनेंगे
ये वो प्रोटीन है जिन्हें ER में रहना है या गोल्जी में जाना है या स्टोर होना है या लाइसोसोम में जाना है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट बनना है या फिर सीक्रेट होना है। तो जिन प्रोटीन को ER में, गोल्जी में, लाइसोसोम में, सीक्रेटरी वेसिकल में, स्टोरेज वेसिकल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे या सीक्रेट होना होता है, उन प्रोटीन की सिंथेसिस ER के ऊपर होती है। किसी भी ER के ऊपर अगर राइबोसोम बाउंड कर गए तो उसे हम लोग रफ ER कहते हैं। ऐसा नहीं होता कि रफ ER और स्मूथ ER अलग अलग है। कभी किसी टाइम मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को, एक स्कूल का। एक स्कूल है जो संडे के दिन अपने स्कूल की जगह को, खाली मैदान को शादी ब्याह के लिए भी इस्तेमाल कर लेता है। कभी तुम्हारे स्कूल में हुआ ऐसा कि तुम किसी दिन मंडे को वापस आए और तो मालूम पड़ा कि लगता है संडे को कुछ यहाँ पार्टी शार्टी हुई थी या कोई फंक्शन हुआ था? यस सर। तो ऑफ कोर्स ये काम उस टाइम नहीं होगा जिस टाइम क्लास चल रही होंगी। अब ऐसा थोड़ी कि स्कूल वाले शादी के लिए देते हैं तो मंडे के दिन स्कूल लग रहा है, मंडे के दिन में बारात आएगी वहां पे। अब या तो बारात ले लो या फिर तुम पढ़ाई कर लो। अगर किसी उसने स्कूल का जो मैनेजमेंट है उसने पैसे कमाने के लिए कह दिया चलो बारात भी कर लो और बच्चे भी खाना खा लेंगे साथ में, तो क्या तुम्हें लगता है कि उस टाइम पढ़ाई हो पाएगी जब बारात वहां आएगी धूम धड़ाके के साथ? नहीं होगी सर। है तो वही बिल्डिंग ना, सेम वही सेम बिल्डिंग बारात घर है जब बारात वहां मौजूद है, वही सेम बिल्डिंग स्कूल है जब बच्चे वहां पढ़ रहे हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। सेम ER। जब ER पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है तो प्रोटीन सिंथेसिस बड़े लेवल पे होती है, इसलिए वहां कुछ और काम करने की गुंजाइशें नहीं बचती। अगर होती भी होंगी तो दिख नहीं पाती हमें, सीधी सी बात है। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि रफ ER पर केवल एंड केवल ट्रांसलेशन चल रहा होता है। लेकिन जब ये ट्रांसलेशन खत्म हो जाता है, राइबोसोम वहां से हट जाते हैं, तो यही सारे फंक्शन दिखा रही है। मतलब अच्छी खासी स्मूथ ER लिपिड सिंथेसिस कर रही थी, ग्लाइकोसाइलेशन कर रही थी, और अचानक से राइबोसोम आके बाइंड किया, बाकी काम पीछे हो गए और अब ट्रांसलेशन शुरू हो गया और हमने इसे कहना शुरू कर दिया जो अभी स्मूथ थी ये तो रफ ER है। ये बात समझ में आई? ध्यान रहेगी बात ये। यस सर। अब जो मैंने आपसे कहा कि मैंने एक डिस्टिंक्शन क्रिएट किया कि जिन प्रोटीन के सिंथेसिस साइटोसोल में होता है उन प्रोटीन को जाना होता है न्यूक्लियस में या रहना होता है साइटोसोल में या माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट परजोम के पास जाना होता है। और जिन प्रोटीन को ER पे बनना होता है ये वो है जो ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सीक्रेटरी वेसिकल, स्टोरेज वेसिकल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर या फिर सीक्रेट होना है। एक्सेप्शंस विल बी देयर। जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आप पाओगे कि देयर आर सम प्रोटीन्स व्हिच आर प्रोसेस्ड इन ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर नॉट सपोज्ड टू गो टू माइटोकॉन्ड्रिया, बट वो माइटोकॉन्ड्रिया को डिलीवर किए गए। पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं थी हमारी, जैसे टेक्निक बढ़ती गई हम ये अब जो रूल्स सेट किए गए थे शुरुआत में, अब हम उन रूल्स को चेंज होते हुए देख रहे हैं। तो नो डाउट टेक्स्ट के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगी। तो बस आज के लिए मुझे आपको सेल बायोलॉजी की भूमिका बांधनी थी। मैं आपको कल का टाइम दे रहा हूं सोचने समझने का, इस टॉपिक में जीने का। ये जो लेक्चर हमने अभी किया है इसको आप कल भी रिवाइज करोगे, देखोगे दोबारा। चाहे सामने मत देखो, कान में लगाओ और लेट जाओ, सुनते रहो। शब्दों के चित्र अपने दिमाग में बनाते चलो, अब फिर देखो क्या मजा आता है। ठीक है साहब, सेशन ओपन है क्वेरीज के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो। सो आई होप कि अब कुछ चीजें थोड़ी सी और बढ़िया क्लियर हो गई होंगी, एक नक्शा बन गया होगा। किसी भी बायोलॉजी के पार्ट को अपने हाथ में रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पूरा नक्शा हो उसका, कि चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। तो फिर बीच में जब हम डेप्थ लेके आएंगे टॉपिक की, तो आप इंफॉर्मेशन को उसके अप्रोप्रिएट जगह पर फीड कर सकते हो, और एग्जाम के टाइम में रिकॉल करने में आसानी होती है और साथ में क्वेश्चन को समझने में भी। साथ में आपको यह भी दिखता है कि चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। देखिए, गेट एंड CSIR नेट की प्रिपरेशन चल रही है। अगर आप भी iFly के साथ जुड़ना चाहते हैं और सेफ तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मतलब शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981 और एंजॉय कीजिए पढ़ाई को। चलिए फिर मजे कीजिए। बाय बाय।